प्रकाशीय पथ, ठीक है। ऑप्टिकल पथ क्या होता है? जैसे हम जानते हैं जब भी प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहली बात तो उसकी जो है चाल जो है बदल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अब माध्यम में अगर प्रकाश की चाल बदल जाती है और उसके बाद में दिशा भी बदल जाती है, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से या तो दूर हट जाती है या तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये घटना जो प्रकाश का अपवर्तन होता है, मतलब कहने का उसकी दिशा भी बदल जाती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरी चीज है, हम ये भी जानते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, चाहे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तीसरे माध्यम में, कितने भी माध्यम में वो क्यों न जाए, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक, अब एक चीज और आती है आवृत्ति। अब आप आज से ये भी जान लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य निश्चित तौर पे बदल जाता है। समझ रहे हो ना? तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। कैसे? देखिए, जो है आप जानते हो, मान लो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है, स्मॉल बी है। माध्यम में कोई माध्यम है, वहां पे प्रकाश की चाल जो है स्मॉल बी है। तो अब आप देखिए, और उस माध्यम का अपवर्तनांक जो है स्मॉल एन है। मान लो प्रकाश की किरण जो है वो किसी एक माध्यम में, किसी एक पार्टिकुलर माध्यम में, जिस माध्यम में उसका जो अपवर्तनांक क्या है, स्मॉल एन है, उस माध्यम में वो जो है स्मॉल डी दूरी तय करता है। कितनी दूरी तय करता है? स्मॉल डी दूरी तय करता है। तो जो ये गुणनफल होता है, इसका कौन सा गुणनफल? यही जो किसी माध्यम में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, किसी माध्यम, ध्यान से समझिए, प्रकाशीय पथ एक नंबर में पूछ सकता है आपसे। तो किसी माध्यम में प्रकाश की किरण द्वारा तय की गई दूरी तथा उस माध्यम के अपवर्तनांक के गुणनफल को, है ना, यही तो हो गया गुणनफल, एनडी। गुणनफल को ही क्या कहते हैं? प्रकाशीय पथ कहते हैं। अब आप देखिए, जैसे मान लो आपने ये कहा कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है स्मॉल बी है, तो बी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा? सी बाई एन हो जाएगा, सी बाई एन हो जाएगा। ये हमें क्या प्राप्त हो गया है? चाल प्राप्त हो गया। और हम ये जानते हैं चाल बराबर होता क्या है? दूरी बटा समय। दूरी बटा आपका हो जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब चाल बराबर अपने पास दूरी बटा समय अगर है तो दूरी हम देखेंगे तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय हम यहां से निकालें, समय। मान लो कि वो जो डी दूरी जब तय कर रहा है तो वो कितने समय में डी दूरी तय कर रहा है? स्मॉल टी समय में वो डी दूरी तय कर रहा है। तो टी समय बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से दूरी बटा चाल हो जाएगा। चाल हमने यहाँ पर कितना कहा है? डी कहा है, ओ सॉरी, दूरी जो है अपने पास है वो हमने कहा है कि स्मॉल डी है, और चाल कितनी है? बी है। यही तो है। अब हम क्या कर ले रहे हैं? देखो, यहाँ पर हमने पहले ये भी बोला है कि b बराबर सी बाई एन होता, तो उठा के इस वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा d अपान और सी बाई एन हो जाएगा, ठीक है ना। और एन ऊपर चला जाएगा, कितना? डी बाई यहाँ पे हो जाएगा एन डी बटा सी हो जाएगा। हमें क्या प्राप्त हो गया? T इक्वल टू डी बाई बी, और यहाँ से हमने B की वैल्यू उठा के रख दिया C बाई एन, तो ये n जो है मल्टीप्लाई हो गया ऊपर में, तो एन डी अपन सी हो गया। अब देखो, अगर हम ये भी लिख सकते हैं कि दूरी अगर हम d लिखना चाहें और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम देखें तो c इंटू क्या हो जाएगा? t। अब इस t की वैल्यू उठाओ यहाँ से और इसमें कर दो पुट, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? दूरी जो है, हमें d यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम दूरी वही फाइंड आउट कर रहे हैं कि दूरी क्या होनी चाहिए। तो पथ लंबाई, या आप यहाँ पर ये भी कह दो कि जैसे क्या बात की हो, प्रकाशीय पथ की बात की हो ना, तो प्रकाशीय पथ, तो वो अपने पास हो जाएगा c इंटू टी, यानी चाल गुणे समय, ठीक है। अब c यहाँ पे रख दीजिए, और ये है t का मान कितना? एन डी बाई सी। सी आपका कैंसिल हो गया, एन डी हो गया, यानी इसी को आप कहते हैं प्रकाशीय पथ।